तो हम लोगों ने अब तक जो पूरा डिस्कशन कर रखा हुआ है वो वैशेषिक फिलॉसफी पर किया हुआ है। और वैशेषिक फिलॉसफी और न्याय फिलॉसफी जो है वो आपस में कोरिलेटेड है। हमने अब तक क्या बात किया हुआ था, हमने हमारी जो चर्चा हुई थी वो चर्चा कुछ ऐसी हुई थी कि लोगों ने बोला था कि न्याय और जो वैशेषिक है ये आपस में कोरिलेटेड है। ये एक ही फिलॉसफी के जो है दो, अगर हम कहें तो अलग अलग साइड्स हैं। वैशेषिक का जो रिलेशन है वो मेनली जो है वो किससे है, मेटाफिजिक्स से है, जिसमें कि उन्होंने मेनली मैटर पर जो है चर्चा किया हुआ है, पदार्थ पर चर्चा किया हुआ है। और सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है। एट प्रेजेंट मैं जो है चंडीगढ़ में हूँ, तो थोड़ा एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ, तो वो टेबल वो सेटअप वगैरह उतना अच्छा नहीं है, बट हम लोग को क्लासेस करनी है तो सेटअप से उतना अधिक मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये न्याय जो है वो क्या है, न्याय ज़्यादातर जो है एपिस्टेमोलॉजी पर जो है फोकस करता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी न्याय फिलॉसफी है वो न्याय फिलॉसफी में इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा जो है लॉजिकल फिलॉसफी मानी जाती है। तो इसकी शुरुआत जो होती है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ओरिजिन माना जाता है महर्षि गौतम से। इनसे माना जाता है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहा गया है। एक और नाम इनका मिलता है और वो क्या है, अक्षपाद। इनका नाम मिलता है। अब न्याय जो वर्ड दिया गया है, ये जो वर्ड है न्याय, इसका मतलब क्या है। तो जो हम लोग जनरल न्याय को समझते हैं वो हम लोग लॉ से समझते हैं, लीगल समझते हैं, या फिर पॉलिटी की क्लासेस में मैंने आप लोग को बताया है कि न्याय, जस्टिस, जस्टिस इज इक्वालिटी। लेकिन जब हम इसको न्याय सूत्र, न्याय फिलॉसफी के चश्मे से देखते हैं तो यहाँ पर न्याय का जो है मीनिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर न्याय शब्द जो है वो कहा जाता है आर्गुमेंटेशन के लिए। इसके लिए है आर्गुमेंटेशन। यानी कि ये जो पूरा का पूरा न्याय है वह इंडिया का जो है लॉजिक है। ओरिजिन ऑफ लॉजिक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से होता है कि ये सजेस्ट दैट, ये क्या करता है कि ये जो न्याय है अगर इसको हम आर्गुमेंटेशन के सेंस में ले लें तो ये प्रीडोमिनेंटली, थोड़ा सा लिखने में मुझे यहाँ पर अभी दिक्कत हो रही है, प्रीडोमिनेंटली ये क्या है, प्रीडोमिनेंटली इट इज इंटेलेक्चुअल, it is logical, it is epistemological. अगर कहा जाए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं कहूँ, क्या मैं ऐसे डिक्टेट कर दूँ, आप लिख लोगे, क्योंकि लिखना बड़ा टफ हो रहा है अभी मेरे लिए, है ना। तो मैं बोर्ड को हटा दे रहा हूँ। आई विल डिक्टेट एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू राइट स्टॉप प्रेजेंट, हटा देते हैं।
अगर मैं पूरे के पूरे इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम के बारे में बात करूं तो द होल इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम have a great tendency for the metaphysics, where it is the Sankhya philosophy, where it is the yoga philosophy, where it is the Vaisheshik, where it is the Mimamsa. They all are more inclined towards the metaphysics, but particularly this Nyaya philosophy, it argues for the epistemological values. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें कहीं पर भी ये आपको नहीं दिखाई देगा कि कोई भी मेटाफिजिकल जो है डिस्कशन नहीं हो रहा है। मेटाफिजिक्स है, लेकिन मेटाफिजिक्स भी इनका मेनली आता है इनके आर्गुमेंटेशन से, एपिस्टेमोलॉजी से, और इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे चल करके। और अगर मैं ये कहूँ कि एज अ बिगिनर फॉर द स्टूडेंट्स उनको सबसे अधिक चैलेंज कहाँ पर आता है, तो उनको न्याय फिलॉसफी में ही आती है। ये पूरा दिमाग का दही करके रख देंगे। जैसे जब हम लोगों ने चारवाक पढ़ा, तो चारवाक फिलॉसफी को पढ़ना एक तरह का जो है एंजॉयमेंट होता है, वहाँ पर ऐसा कोई जो है दिक्कत नहीं आती है। चारवाक फिलॉसफी जो है बहुत दिक्कत नहीं करती है। अगर हम ये बात करें कि सांख्य में, तो सांख्य वाज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव फिलॉसफी। गीता अट्रैक्ट करता है, सांख्य में प्रकृति एंड पुरुष काफ़ी मज़ेदार है, योग काफ़ी प्रैक्टिकल है, उसके बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते भी हैं। वैशेषिक परमाणुवाद या एटॉमिक थ्योरी की वजह से जो है हम लोग को अट्रैक्ट करती है। लेकिन बात जब हम लोग करना शुरू करते हैं न्याय के बारे में, तो न्याय हमसे एक ये रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ा ठहर करके, थोड़ा शांत मन से तो मेरे को समझना है, और तब धीरे धीरे करके तुम जो है आगे बढ़ना। ये जो अभी हम लोगों ने लिखा कि न्याय मीन्स argumentation, it's predominantly epistemology, it's logic, it's a kind of the reasoning. That's why Nyaya Sutra or the Nyaya Shastra, the philosophy of Nyaya, is also known as the Tarka Shastra. Tarka Shastra is logic. So मेंशन कर लेना इसको। न्याय इज ऑल्सो नोन एज द तर्क शास्त्र, ब्रैकेट में डाल देना, द साइंस ऑफ रीजनिंग, another name of न्याय शास्त्र इज प्रमाण शास्त्र। प्रमाण शास्त्र, एक बच्चा प्रमाण दिख रहा है, मैं जब लिख रहा हूं नहीं, प्रमाण शास्त्र लिख लेना है, फिर क्या होता है। ठीक है, तो इट इज नोन एज द प्रमाण शास्त्र। प्रमाण शास्त्र ब्रैकेट में द साइंस ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, द साइंस ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, प्रमाण शास्त्र को क्या बोलते हैं? इसको हेतु विद्या भी बोलते हैं। अनदर नेम इज हेतु विद्या, HETUVIDYA, हेतु विद्या, or the science of causes, or the science of causes। तो जब मैं चारवाक मैंने आपको पढ़ाया, जब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सांख्य योग को, तो वहाँ पर एक पॉइंट आया हुआ था, स्पेशली इन द चारवाक, कि क्रिटिसिज्म ऑफ द अनुमान प्रमाण
एंड एट दैट टाइम आई आस्क्ड कि हम अनुमान प्रमाण का क्रिटिसिज्म अभी नहीं करेंगे, हम तब करेंगे जब हम न्याय पढ़ेंगे। तो वो इसलिए मैंने रोका हुआ था क्योंकि अनुमान प्रमाण के लिए हमें हेतु को पढ़ना है। हेतु मीन्स द कनेक्टिंग टर्म आर द मिडिल टर्म। कैसे? जैसे कि हम सामान्य जब रीजनिंग करते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि A इज B एंड B इज C, देयरफॉर A इज C। बहुत सिंपल सा है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो A है इसको बोला जाता है कि ये मेजर टर्म है। जो C है, जो कंक्लूजन में है ना A इज C, तो A इज नोन एज द मेजर टर्म, C is minor term, and the B which is present in both arguments, A is B and B is C. So B is present in both arguments. So we will call this B middle term. It is Hetu Vidya. Hetu. This B is known as Hetu. No need to write it. I will explain it later. I am giving you another example. It will make your understanding a bit better. कि अक्सर करके जो है हमारे सोसाइटी में कहा जाता है कि दुल्हन ही दहेज है। Do you agree with this argument? दुल्हन ही दहेज है। हाँ, आशीष सब पूछ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ जो है इसमें लोचा होगा, राइट? नहीं, ये इसको जो है दुल्हन ही दहेज है लोग बोलते हैं हमारी सोसाइटी में, और दूसरा स्टेटमेंट देते हैं दहेज ही पाप है। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड, दहेज दोनों आर्गुमेंट्स में से 2 बार आया है, तो इट इज मिडिल टर्म, और कंक्लूजन में मिडिल टर्म में 1 बार भी नहीं आता। तो दहेज हटा दिया तो फिर क्या बना? बचा कि दुल्हन ही पाप है। तो अगर आप ये चाहते हो कि दुल्हन आपके लिए पाप ना हो, तो आपको फिर क्या करना चाहिए? दहेज लेना चाहिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको कभी और बात करेंगे, होगा ना। ये पूरा सीखेंगे हम लोग न्याय फिलॉसफी में कि कैसे इसको नहीं हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल और दिया जाता है जो अनुमान प्रमाण में, और वो बार बार आता है। वो क्या है? इन अनुमान प्रमाण हम लोग, चाहे वो चारवाक फिलॉसफी हो या इंडियन फिलॉसफी में, इसी एक एग्जाम्पल को लेकर के बार बार बात होती है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। Smoke is visible on the mountain or on the hill, so there is fire on the mountain. So the smoke which is being repeated in the argument is the middle term or the hetu. So here what we can say, this hetu or the middle term is actually the foundation of the inference अनुमान प्रमाण, right? क्या एक बार और बताइए? The hetu or the middle term is the foundation of the inference or अनुमान प्रमाण।
Without this hetu, we cannot establish anuman or inference as independent pramana. Right? Getting this point? We have to study the anuman in a separate class. But here I just want to make it clear that what is the importance of hetu for whom? For Nyaya Shastra. That's why the Nyaya Shastra is also called Hetu Vidya. Is that clear, beta? It is also known as the Vad Vidya. VADA-VIDYA. Vad Vidya. It is also known as the Vad Vidya. What is meaning of being Vad Vidya? Vad Vidya means the science of debate. And in the present era of electronic media, this Vad Vidya is very important. Why? On TV channels, you can see that every time the channels are engaged with the debates. Earlier the debate was for only 1 hour, 8 to 9 or 9 to 10. Now anytime you can find they are debating because they don't have any news, so they are debating. And in their debates you will find if they are not really concerned with what has been asked or what is the topic, they will speak what they want to speak. परंतु न्याय शास्त्र ये कहता है कि अगर आप ढंग से डिबेट नहीं करोगे और डिबेट करने के भी अपने कुछ रूल्स हैं। पहले जब डिबेट्स होता था जिसको कि हम लोग शास्त्रार्थ कहते हैं, शंकराचार्य तक शास्त्रार्थ करते हैं और उस शास्त्रार्थ में जो है वो सबको हरा देते हैं। तो ये होता था कि अगर शास्त्रार्थ के नियमों का आप पालन नहीं करेंगे तो आपका कान पकड़ करके आपको वहां से हटा दिया जाएगा। इसको कहते हैं निग्रह स्थान। अब तो मुझे लगता है कि जो पूरे के पूरे डिबेट को कोऑर्डिनेट कर रहा है उसी का कान पकड़ के सबसे पहले बाहर देखिए। आई एम अ बिट कंफ्यूज कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो डिबेट हो रहा है, पहले क्या था कि हमारा शहर बहुत खूबसूरत सा है, नवाबों का शहर। हमारे शहर में नवाब होते थे और शाम को जो है वो मुर्गे लड़ाते थे। अब री इनकारनेशन इन नवाबों का हुआ है टीवी एंकर्स के रूप में और मुर्गों का री इनकारनेशन हुआ है पार्टी के स्पोक पर्सन्स के रूप में। The same we can see every evening on TV channels. They are repeating the old is मुर्गा लड़ैया। तो वाद विद्या इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डिबेट का ये मतलब नहीं कि आप कहीं पर भी जुबान लड़ाना शुरू कर दीजिए, गाल बजाना शुरू कर दीजिए। निश्चित फॉर्मेट है, निश्चित इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड इफ यू आर वायलेटिंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस देन आपका कान पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा। इसको न्याय शास्त्र में निग्रह स्थान का नाम दिया गया है। वी विल स्टडी दैट ऑल्सो, ठीक है, बट बहुत छोटे से पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस उसको डायरेक्टली टच नहीं करता। उसको हम लोग पढ़ेंगे एसे और एथिक्स के लिहाज से, ठीक है बेटा। तो वाद विद्या हो गया, इसका नाम आन्वीक्षिकी भी रखा गया है। आन्वीक्षिकी ANVIKSIKI आन्वीक्षिकी or the science of critical study, or the science of critical study।
अब नमीरा को लग रहा है या कुछ ज्यादा ही सीरियस ये जो है फिलोसफी हो रही है, बट काफी अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। अच्छा, जरा जरा हम लोग लिखते हैं कि इसके ओरिजिनल जो है बुक्स या स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है ना? तो जरा बनाइए कि क्या इसका फॉर्मेट चला है। ओरिजिनेटेड विद न्याय सूत्र बाय गौतम, न्याय सूत्र बाई महर्षि गौतम, आफ्टर महर्षि गौतम महर्षि वात्स्यायन। महर्षि वात्स्यायन का नाम सुना है बेटा कभी? है ना? लेकिन महर्षि वात्स्यायन केवल कामसूत्र ही नहीं लिखे, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्क है आज की तारीख में, मतलब कि जो जनरेशन पढ़ती लिखती नहीं है उसके सामने वात्स्यायन का नाम ले लीजिए तो वो भड़क जाएगी। लेकिन वात्स्यायन का काम सोशियोलॉजी पर भी है, पॉलिटिकल साइंस पर भी है, और वात्स्यायन का काम जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो एपिस्टेमोलॉजी के संदर्भ में है। और वात्स्यायन ने जो है इस पर एक कमेंट्री लिखी थी कि न्याय भाष्य, तो इस पर जो है एक कमेंट्री लिखी गई, दैट इज न्याय भाष्य। भाष्य शब्द की मीनिंग क्या होती है? भाष्य का मतलब ये होता है कमेंट्री, ठीक है? न्याय भाष्य के ऊपर फिर आगे चल करके काम हुआ, और वो हुआ था वार्तिका। न्याय भाष्य के ऊपर कमेंट्री वार्तिका नाम से आई। भाई हूं वार्तिका बाई उद्योतकर, उद्योतकर, UDDYOTAKARA, उद्योतकर। इस पर कमेंट्री किया वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्य टीका के नाम से। तात्पर्य टीका, कमेंट्री बाय तात्पर्य टीका बाई वाचस्पति मिश्र। ठीक है, फिर अगला काम जो हुआ इस पर, अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ, अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ न्याय कुसुमांजलि, न्याय कुसुमांजलि बाई उदयन, न्याय मंजरी बाई जयंत, न्याय मंजरी बाई जयंत, अब एक पैरा लिखिएगा। द ओरिजिन ऑफ नव्य न्याय और द मॉडर्न न्याय, नव्य न्याय और द मॉडर्न न्याय starts with तत्व चिंतामणि
तत्व चिंतामणि बाय गंगेश। ठीक है, तो ये एक तरह से हिस्ट्री वर्क हो गई जो हमको जानना चाहिए। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक की बात हमारे लिए क्लियर है। अब जरा जो है देखिए, एक वो डालिएगा, हेडिंग डाल दीजिए न्याय एंड वैशेषिक। इसमें पहले लिखिए सिमिलैरिटीज, न्याय वैशेषिक में सिमिलैरिटीज क्या है। बोथ फिलोसफीज आर नोन एज द सिमिलर फिलोसफी आर द समान तंत्र एज द समान तंत्र। ठीक है, समान तंत्र हम ये जानते हैं कि इसके पहले भी हमने फिलोसफीज देख रखी है, खासतौर से सांख्य और योग। सांख्य एंड योग आर आल्सो नोन एज द समान तंत्र। ठीक है, अगला लिखना बेटा, बोथ फिलोसफीज, या पॉइंट वाइज करते जाइए कि इसमें फर्स्ट पॉइंट कि एटॉमिक प्लूरलिज्म एंड लॉजिकल, एटॉमिक प्लूरलिज्म एंड लॉजिकल रियलिज्म। अब बेटा प्लूरलिज्म का मतलब क्या है? एटॉमिक प्लूरलिज्म का मतलब क्या होगा? प्लूरलिज्म तो जैसे अनेकांतवाद वाला हो जाएगा, जैसे जैनिज्म में पढ़ा था। नाम हो गया ना, बट एग्जैक्टली ये है क्या? से मतलब आपने बताया था कि जो वैशेषिक है उसमें जो एटम्स है वो भी डिफरेंट, मतलब उनमें भी क्वालिटीज नहीं, मतलब डिफरेंट है। जैसे कि जैन में जो एटम्स है वो एक ही माना जाता है, ऐसा कुछ है। छोड़ दे बेटा, जैसे अगर किसी चीज को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग इज प्लूरलिज्म। Pluralism. What is the pluralism? Pluralism means there are many elements. Whole world, this whole cosmos, the Brahmand has been created with many atoms or many elements. Sankhya Darshan is also known as the pluralist darshan. And why it is so? Because in the Sankhya philosophy, the whole world has been created with 24 elements, right? तो पुरुष प्रकृति वगैरह सब मिला करके बताया था, पंचतन मात्रा अहम बुद्धि वगैरह सब। तो वो प्लूरलिज्म जब भी कहा जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जिन हम एलिमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनसे दुनिया बनती है, वो एक नहीं होकर के कई सारे हैं। अब जैसे अद्वैत वेदांत में हम जाएं या शून्यवाद में जाएं तो वहां पर ये कहा जाता है कि एक तो जो है वो दुनिया को रियलिस्टिक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि एज पर द फिलोसफी ऑफ अद्वैत वेदांत द वर्ल्ड इज क्रिएटेड विद ओनली वन element and that is Brahma. But in the Charvak philosophy, 4 elements से बनी है पूरी दुनिया, पृथ्वी, जल, अग्नि एंड वायु। जैन फिलोसफी में भी कई सारे एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, कई सारे द्रव्यों की वहां पर चर्चा की गई है, पदार्थों की चर्चा की गई है, पुरयंति गलयंति च, फिर उसमें जो है फिर द्रव्य की चर्चा की गई है।
द्रव्य को भी अस्तिकाय अनस्तिकाय के तौर पर बांटा गया है। फिर अस्तिकाय कौन कौन से हैं, फिर अनस्तिकाय में कौन है, अनस्तिकाय में केवल काल को रखा गया है। तो इस तरह से करके जो है हमने कई सारे एलिमेंट्स की चर्चा की। इसलिए उन ऐसे फिलोसफीज को हम क्या कहते हैं, प्लूरलिज्म कहते हैं, प्लूरलिस्टिक फिलोसफी सारी की सारी। ठीक है, तो पहले जब ऐसे वर्ड्स अचानक से ध्यान में ना चढ़ें तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि पहले उनको हम तोड़ देते हैं कि अब एटॉमिक प्लूरलिज्म क्या है कि दो वर्ड से मिलकर के बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक प्लूरलिज्म और दूसरा एटॉमिक। ठीक, अब प्लूरलिज्म पकड़ में आ गया। अब एटॉमिक प्लूरलिज्म का मतलब ये है क्या कि ये दुनिया एटम्स से बनी हुई है, लेकिन एटम्स जो हैं वो किसी एक एटम से न बन करके इनफाइनाइट एटम्स हैं इस दुनिया में, है ना। मोर देन, अगर मोर देन वन हो गया तो हम प्लूरल बोल देंगे। ठीक है, तो अब वैशेषिक में हमने जा करके देखा था कि एवरीथिंग इज इफ इट इज अ फिजिकल देन एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करना जो है पड़ता है, पर ठीक है बेटा, है ना। ये कोई भी भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, ये बड़ी चीज़ नहीं। जब हम लोग बार बार लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर्स को लेते हैं, ये चीज़ें अपने आप पढ़ जाती। अब दो वर्ड आ गए, एक तो हमने कहा कि एटॉमिक प्लूरलिज्म ले लिया हमने, और दूसरे हमने कहा कि न्याय वैशेषिक फिलोसफी बिलीव्स इन द रियलिज्म। ठीक है ना, तो व्हाट इज रियलिज्म बेटा? तू हिल रही है कि कैमरा हिल रहा है या भूकंप वगैरह आया? तो क्या सब वो असल में फोन पकड़े है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फोन टिक नहीं पा रहा है? अरे सर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, दूसरे रूम में है ना, तो उसकी टेबल थोड़ी नीचे है। तो फिर तो हाथ दर्द कर रहा होगा। नहीं नहीं, बता, रियलिज्म से क्या समझते? सर रियलिज्म में मतलब कि तीनों जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जो प्रेजेंट है। पहली चीज बताऊं बेटा, अपना दिमाग पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सर अभी तो पढ़ाई में फोकस है, बट डिविजन करना है सर पूरा सब कुछ। मैं कहता हूँ ना कि मुझे दिमाग में घुसने की आदत, अच्छा है, मतलब तुम्हारा दिमाग तो, मतलब मैं, तुम जानते हो कि कितनी तारीफ करता हूँ तुम्हारे दिमाग की। वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन आई हैव एवर सीन। और आजकल के तो बच्चे जब मैं पढ़ाता हूँ ना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, अभी ये चंडीगढ़ वंडीगढ़ आके पढ़ा रहा हूँ 1.5 साल से, मतलब मेरा तो मन करता है कि रिटायर हो जाऊँ मैं। इतने डल बच्चे हुए, तो खुशी करने का मन करता है कि टीचर ही भगवान ने क्यों बना दिया है। लेकिन जब तुम्हारे जैसे या पन्ना के जैसे स्वदीप पुनीत, हाँ यार अभी भी कुछ पढ़ाया जा सकता है। आई नो after a long time we are meeting and there has been a gap, little bit tough for you to follow everything. लेकिन रियलिज्म मीन्स कि whatever we are perceiving or whatever things we know, they actually exist. They are not imagination or creation of our own mind. As in the Shunyavad, we have studied it. The Bauddha Darshan Shunyavad. What Shunyavad is saying? That everything is actually a creation of our own mind. In Vijnanavad, they are saying alay, the word they are using, alay. In Advaita Vedanta, Shankaracharya say that Brahmam Satyam Jagan Mithyam Jivo Brahmaiva Naparam. This Jagat is Mithya, the myth. So I am also myth, you are also myth.
and even in the room I am sitting, that is not actually a room. Everything is like a virtual identity. We can see, we can say that we can see it, but where actually it exists. No. But in the Sankhya philosophy, in the Jain philosophy, in the Charvak philosophy, and here in the Nyaya Vaisheshik, they are saying, if I am saying that there is a pen in my hand, it means there is actually a pen in my hand. What Shankaracharya will say? That, oh, Mr. Ashish Guruji, कुठे झाला? इकडे 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 इकडे. What Shankaracharya, what you want to say? Oh, you want to say this pen is really existing? Yes, I can see, because I can touch it, I can see it, and even I can write with this pen. Shankaracharya will laugh at me. What an idiot person. Who made you a teacher? Even you are not real. This pen is not real. And whatever you want to write with this pen, you can see, but it is not real. And I will say, Mr. Shankaracharya ji, with all due respect to you, I am seeing it and you are saying that it is not real. Then Shankaracharya will respond me with a smile, a broad smile on his face. Hey Ashish, don't forget that whatever you are seeing, that is not truth. Even in the evening, if you are seeing there is a snake and you will get fearsome, even due to that fearsome, you may get a heart arrest, heart attack, and you will die. But actually there is no snake. It's an illusion for you. Actually it is only a rope. It's not a snake. So whatever we are seeing, that is not a reality. Even if I am dreaming something, I met your Nanaji. Can you exactly say it was a real because I have seen him in my dream? Not actually, because he is not in his material body in this cosmos. But I have seen him. वो सफेद सी दाढ़ी, वो नूरानी सच, देखा मैंने. क्या आप भी सोचोगे सर, आपकी इतनी उम्र तो हो गई कि अब आपको ऐसे ही चेहरे नूरानी लगेंगे. ठीक है ना, बट उनके चेहरे पर एक चीज है, ऐसी क्या वो सपने में मैंने देखा नाना जी को, तो ग्रैंडफादर, वो सच है या वो कुछ है? ये सच और झूठ के बीच का कुछ है. पर सिर्फ देखने से मैं कैसे कह सकता हूं ये पूरी तरह से सत्य है? तो अद्वैत वेदांत ये कहता है कि व्हाट एवर वी आर परसीविंग, व्हाट एवर वी आर सीइंग, व्हाट एवर वी आर फीलिंग, that is not real. But Nyaya Vaisheshik believes that whatever we are seeing,
whatever we are perceiving, hearing, smelling, tasting, that is real. So atoms exist in themselves, they really exist, and this is meaning of realism. So that there are two types of the philosophies. One is when we believe something really exists, and second, it is our illusion only, illusion by our own mind. Things don't exist themselves. तो दोनों ही तरह की फिलोसफी, जो बौद्ध दर्शन में शून्यवाद, विज्ञानवाद और इधर अद्वैत वेदांत की परंपरा है, वो रियलिज्म में विश्वास नहीं, इनको आइडियलिस्टिक फिलॉसफी बोलते हैं। आइडियलिज्म मैंने आपको पढ़ा रखा है, अब आपको याद आएगा। और जिन लोगों ने ये माना कि थिंग्स एग्जिस्ट इन देमसेल्व्स, उनको हम रियलिज्म या रियलिस्टिक फिलॉसफी बोलते हैं, जिनमें चारवाक, कैन, सांख्यो और न्याय वैशेषिक परंपरा पाई जाती है। राइट बेटा, अब एक बार फिर से देखो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? इजी है ना फिलॉसफी, वेरी इजी सब्जेक्ट। और फिलॉसफी समझ जाना तो सारे सब्जेक्ट, इवन कि इंजीनियरिंग किए हुए लोगों को कई बार फिलॉसफी उलझा देती है। और मुझे आज भी लगता है कि अगर फिलॉसफी इंसान ना पढ़े क्या करें, लिखिएगा जरा, मजा आएगा कि वैशेषिक डेवलप्स metaphysics and ontology. Vaisheshik develops metaphysics and ontology. Ontology means the science of existence. लिख लेना कहीं, the science of existence या the study of existence and non-existence is ontology. Nyaya develops logic and epistemology. Both philosophies, next point, both philosophies believes that this life is full of suffering, bondage, bondage of the soul, and the supreme goal is liberation. Bondage is due to ignorance, so liberation is right knowledge. देखना बेटा डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज आ गई, डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस लिखना, वैशेषिक recognizes only
7 categories and classifies all reals under them, and classifies all reals under them. The Nyaya recognizes 24 categories पे लिखना। Vaisheshik believes in only two pramanas, perception and inference only. And includes verbal authority or the Shabda Praman, verbal authority or the Shabda Praman, and comparison or the Upman Praman, in inference. While Nyaya proposes 4 pramanas, they are perception, inference, comparison and verbal authority. तो जो पहला डिफरेंस है बेटा वो डिफरेंस ऑफ प्रमेय है। द फर्स्ट डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ प्रमेय एंड द सेकेंड डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ प्रमाण। अब एक चीज मैं आपको और रिकॉल कराता हूं। मैंने ये कहा था कि इंडियन फिलॉसफी को समझने के लिए कुछ वर्ड्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज द प्रमा, the true knowledge, also known as pragya. Prama or pragya. The second is the prameya, the subject of the knowledge. This whole world, me and you, we all are pramad. Prameya, prameya, and pramad. Pramad means proof, the tools for the knowledge. Right? So the first difference is about what are actually the subjects of the knowledge. पहले को हम ये कह सकते हैं कि वो मेटाफिजिकल डिफरेंस है और सेकेंड वाले को प्योर एपिस्टेमोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, तुम्हारे कमरे में छोटी सी परी भी रहती, अभी उड़ के गई है, तुमने देखा? ब्लैक कलर की। बारिश का सीजन है, कुछ पता नहीं, बोल दूं वरना पता चला कि। तो यहां तक के पॉइंट्स हमने आज डिस्कस कर लिए।
मैं अभी यहीं पर रोक रहा हूँ। एक बार बेटा फिर से जो है सारी चीज़ों को पढ़ लो, तो कल फिर हम लोग जो है आगे अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग नॉलेज एंड परसेप्शन को लेकर के आगे क्लास करेंगे। ऑल डन। तो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं ताकि तुम भी ग्रिप एक बार बना लो। तो कल और परसों 2 दिन तो क्लास लूंगा, उसके बाद मैं क्लास 4th को नहीं लूंगा क्योंकि मैं वापस दिल्ली मूव करूंगा।